अब आगे देखिए, नर जनन सहायक नली को देखेंगे कि नर जनन के अंदर सहायक नलियाँ कौन कौन है। फिगर हम लोग पीछे देख चुके ना। पहला क्या था, रेटी टेस्टिस था। फिगर पर लौट जाओ, रेटी टेस्टिस का फिगर देखो, क्लियर है। ये रहा रेटी टेस्टिस, है ना, ये रेटी टेस्टिस है। उसके बाद आगे चलते हैं। रेटी टेस्टिस के बाद जो है भाषा इफ्रेंसिया, फिगर में देखो भाषा इफ्रेंसिया कहाँ है, ठीक है। फिर क्या है, तो इपीडाइडेमिस है, इपीडाइडेमिस को देखो, बता दिए ये स्टोर हाउस है। उसके बाद क्या है, तो भास डिफरेंस है ना, भास डिफरेंस को दिखा दिए, लंबी नली ये जो दिख रही है ये वाला, है ना, तो ये भास डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को। अब देखो शुक्राणु का जब निर्माण हो जाता है तो वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, उसका पूरा पाथवे यहाँ बना दिए हैं, रास्ता बता दिए। पहले शुक्र सेमनीफेरस ट्यूबुल शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण हुआ। फिर वो गया कहाँ, रेटी टेस्टिस में गया। फिर कहाँ गया, बास डिफरेंस में गया। बास डिफरेंस उसको स्टोर होने के लिए भेज कहाँ दिया, तो एपिडाइडेमिस में भेज दिया। फिर कहाँ गया, भास डिफरेंस में। भास डिफरेंस उसको कहाँ भेज दिया, तो भास डिफरेंस केप्स में आकर के जुड़ा, शुक्राशय से शुक्र द्रव निकला, वो भी जुड़ा। प्रोस्टेटिक द्रव्य भी आकर के जुड़ा, बल्बो यूरेथ्रल द्रव्य भी आकर के जुड़ा। सब का मिक्सचर जो है यूरेथ्रा के द्वारा बाहर जो है निकल गया। यूरेथ्रा को एजाकुलेटरी डक्ट या स्खलन नली के नाम से जानते हैं। बाहर जो ओपनिंग है ना, बाहर जो ओपनिंग है ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, इस जगह को यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ठीक है। फिगर में नाम लिख दिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। शुक्रजनक नलिका छोटी छोटी नलिकाओं के जाल में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। कितना संख्या है, 10 से 12 रेटी टेस्टिस का है। आगे पूछेगा शुक्रवाहिनी नली की लंबाई कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। प्रोस्टेट द्रव्य के बारे में लिख दिए हैं कि प्रोस्टेट द्रव्य से क्या निकलता है, पुरस्थित द्रव्य का स्राव होता है, कैसा है, श्वेत पीला अम्लीय होता है। इसका काम क्या है, पोषण प्रदान करना और शुक्राणु को सक्रिय बनाना, है ना। मान लो किसी कारणवश प्रोस्टेट ग्रंथि खराब हो गया, कैंसर हो गया इसमें, है ना, तो ये पूरा मूत्र मार्ग को बाधित कर देता है। क्यों भाई, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है कहाँ, देखो यहाँ पर है ये वाला। तो ये अगर बढ़ गया, खराब हो गया, तो ये नली को, जो बीच वाला नली है, पेशाब वाला नली है, उसको क्या करेगा, जाम करेगा, मूत्र त्याग में दिक्कत उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोस्टेट कैंसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे काट करके हटाया जाता है। आगे शुक्राशय के बारे में लिख दिए। शुक्राशय से दो गो थैली था शुक्राशय, फिगर को फिर से देखो, ये हमारा शुक्राशय है यहाँ, ये वाला, और कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला शुक्राशय है। इससे निकला क्या, शुक्र द्रव्य निकला। शुक्र द्रव्य में क्या है, तो भोजन है, साइट्रेट, फ्रुक्टेज, इंसिटॉल, है ना, ये सब पाया जाता है। ये भी शुक्राणु को सक्रिय बनाता है और पोषण प्रदान करता है ना, ये सब है। ये इतना सारा हम लोग पढ़े। आगे जो है, जो बाह्य जनन अंग है, बाह्य जनन अंग में कितनी मांसपेशी पाई जाती है, तो दो तरह की मांसपेशी पाई जाती है। एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, और ये वाला हिस्सा जो है कॉर्पोरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ठीक है। तो दो तरह की मांसपेशी से मिल करके बना होता है हमारा क्या, बाह्य जनन अंग, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल से क्या निकलेगा, तो क्षारीय द्रव्य का स्राव होगा। क्या फ़ायदा है इससे, तो ये जो है शुक्राणु को सुरक्षा प्रदान करता है अम्ल से। अब क्योंकि अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ तक हम लोग देखें। इसको देखिए ध्यान से, जहाँ दिक्कत है पूछना है, क्वेश्चन जो भी रहे उसको पूछना है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फीमेल प्रजनन अंग को देखते हैं, मादा प्रजनन अंग को देखते हैं। तो मादा प्रजनन अंग का कितना सारा भाग है उसको पढ़ लेते हैं। मादा प्रजनन अंग जो है कहाँ है, कमर के क्षेत्र में है। क्या क्या है इसमें, तो एक जोड़ी अंडाशय है, दो गो अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को ही क्या कहते हैं, फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं, है ना, या ओविडक्ट कहते हैं। गर्भाशय एक है, वेजिना है, योनि है, सर्विक्स है, ग्रीवा कहते हैं इसको, जननेंद्रिय है, और क्या है, जनन ग्रंथि है। इतना सारा चीज़ से मिल करके बना हुआ है। साथ में
स्तन ग्रंथि भी इसी में ऐड है। ठीक है, अब आगे अंडाशय को हम लोग देखेंगे। तो अंडाशय क्या है, तो एक जोड़ी है ना, कहाँ रहता है, तो ये कहाँ रहेगा हमारा, तो उदर में रहता है, पेट वाला हिस्सा में, उदर गुहा में रहता है ना। और दोनों ओर दाएं बाएं एक एक रहता है। इसको प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, क्योंकि यही सारा काम करता है, अंडाणु का निर्माण यही ना करेगा। तो इसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, और पेरिटोनियम, कोई भी झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं, और यहाँ पर इस पेरिटोनियम को मेजोवेरियम का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है क्या, फैलोपियन नलिका है। ये फिगर को देखिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा जो है वो फैलोपियन नलिका है। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी लंबाई कितनी है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ये अंडाशय आपका है। उसके बाद जो है अंदर ये जो हमारा है गर्भाशय है, बीच वाला हिस्सा गर्भाशय है। तो गर्भाशय का दीवार को अगर देखेंगे तो इसमें 3 सतह पाया जाता है। सबसे अंदर वाला जो सतह है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या नाम है इसका, इंडोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, मतलब फिर से नष्ट होता है, फिर से बनता है। बीच वाला जो है उसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और किनारे वाले को क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। 3 सतह है गर्भाशय की दीवार में। मायोमेट्रियम का काम है संकुचन उत्पन्न करना, पेरीमेट्रियम बाह्य आवरण है। उसके बाद आगे बढ़ो तो फैलोपियन नलिका का अंतिम हिस्सा उंगलीनुमा प्रवर्धन को रखता है। तो इस उंगलीनुमा प्रवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस उंगलीनुमा प्रवर्धन को हम लोग फिम्बरी का नाम देते हैं। क्या काम है, ये क्या करता है कि जब अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है तो इस अंडाणु को ये ग्रहण करने का काम करता है। अंडाशय से अंडाणु मुक्त हुआ है ना, इसको क्या करेगा, ये ग्रहण करने का काम करता है। फिम्बरी का काम हम लोग देखें। आगे देखो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा एक नली जैसा रचना बना लिया है, इसको ग्रीवा नली कहते हैं। अगला हिस्सा यहाँ वाला हिस्सा वेजिना है, और वेजिना के बाद जो है बाह्य जनन अंग रहेगा, है ना। तो ये सब हमारा इसमें रचना है। ऊपर वाला हिस्सा को फूला हुआ रचना को यूटेराइन फंडस का नाम दिया गया है। ये हमारा क्या है, तो मादा प्रजनन अंग का फिगर है। ठीक है, कोई समस्या है तो बताएंगे, जहाँ दिक्कत है बोलेंगे। तो आगे लिखे हैं, गर्भाशय को हम लोग वूम्ब का नाम भी कर देते हैं। पेशीय रचना है, मूत्राशय और मलाशय के बीच चनी गुहा में रहता है। ये उल्टा नाशपाती के आकार का है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। और क्या है, तो आगे हम बता दिए रचना को। तीनों सतह का चर्चा कर दिए। भेजिना जो है उसकी लंबाई है कितना, तो 7 से 10 सेंटीमीटर पेशीय नली है। और इसके बाद जो है इसके पीछे मलाशय होता है, कोई ग्रंथि यहाँ नहीं रहती है। और आगे का हिस्सा जो है उसको भल्भा कहा जाता है। आगे भी फिगर देखें हम लोग, भल्भा जो है एक झिल्ली से ढका रहता है जिसको हम लोग हाइमेन कहते हैं, है ना। इसके बाद बाह्य जनन अंग में क्या क्या है, तो बाह्य जनन अंग में भल्भा हो गया, हमारा लेबिया माइनोरा और लेबिया मैजोरा होता है। ठीक है, तो बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ होता है, इसको पढ़ लेंगे, जहाँ दिक्कत होगा बताएंगे। ये स्तन ग्रंथि का चित्र है। स्तन ग्रंथि में क्या क्या है, स्तन ग्रंथि में 15 से 20 मैमेरी लोब्स पाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ मैमेरी लोब्स पाए जाते हैं। मैमेरी लोब्स में आगे क्या है, तो मैमेरी लोब्स में पाए जाते हैं क्या, एल्व्यूलाई पाए जाते हैं। एल्व्यूलाई पाए जाते हैं, यहीं पर जो है मिल्क का निर्माण होता है। ये आगे एम्पुला में खुलता है, एम्पुला आगे निपल में खुलता है। यहाँ पर खुलने से पहले यहाँ पर जो नली है इसको लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। ये वाला हिस्सा कुछ दूसरा कलर को लिए हुए रहता है, तो इस हिस्सा को हम लोग एरियोला कहते हैं। इसका नाम क्या है, एरियोला है। अंदर जो है फैट का लेयर भी मौजूद होता है ना। ये वाला हिस्सा जो है आगे रिब्स से जुड़ा होता है, हमारा पसली से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब है। कार्य पूछ रहा है मादा जनन अंग का, तो कार्य तो हम लोग बता ही सकते हैं, प्रजनन में सहायक है, अंडों का निर्माण करता है, निषेचन कराता है, गर्भ को धारण करता है, शिशु का विकास करता है, ये सब हो सकता है इसमें, है ना। आगे है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हमारा क्या है,
युग्मक जनन की प्रक्रिया है। युग्मक का निर्माण कैसे कैसे होता है उसी को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि युग्मक जनन, नर और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाएगा, युग्मक जनन कहा जाएगा। अगर नर युग्मक बनता है तो शुक्राणु जनन, और मादा युग्मक बनेगा तो अंडाणु जनन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो शुक्राणु जनन की बात करें तो शुक्राणु जनन 10 से 12, 12 से 14 है ना, अलग अलग बॉडी फिजियोलॉजी के अनुसार से जनरली हम लोग 12 से 14 फॉलो करेंगे। शुक्राणु जनन शुरू होता है शुक्रजनक नलिका में, क्योंकि उसी समय से एंड्रोजन हार्मोन का स्राव शुरू होता है। एंड्रोजन हार्मोन का स्राव जब शुरू होगा तो ये शुक्रजनक नलिकाओं को प्रेरित करेगा शुक्राणु के निर्माण के लिए, तब जाकर के शुक्राणु का निर्माण जो है वो शुरू होता है। अब गैमिटोजेनेसिस को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस है, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन है ना, तो शुक्राणु जनन में क्या कुछ होगा, तो पहला तो उतना अवस्था को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, 3 अवस्था में ही पूरा होता है। यहाँ पर हमारा जो है शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, प्रारंभिक जनन कोशिका होता है, वही क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करता है। पहला गुणन की अवस्था, पहले प्राइमोडियल सेल तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर ये बढ़ते हैं, परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में बनाए हैं। नीचे वाला हिस्सा में जो है ये वाला, ये हो गया जनन कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिका, इसका विकास हुआ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोजोआ में, तब विकसित जो बना उसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स कहेंगे। यहाँ पर पूरा कब कौन सा विभाजन होगा उसके साथ चार्ट बना दिए हैं। तो हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर शुक्राणु कोशिका जन है, इस समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ा लिया, ढेर सारा बना लिया, है ना, क्या हो गया, इसकी संख्या बढ़ी, ये ढेर सारा हो गया, तब इसको क्या कहेंगे, शुक्राणु कोशिका कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। इसमें हमारा क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है आधी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, यहाँ तक 46 था। अब इसमें फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब हमारा बनेगा क्या, स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड परिपक्वता को प्राप्त करेगा तो क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ का काम बनाता है। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एक वर्ड है स्पर्मियोजेनेसिस। पूर्व शुक्राणु के शुक्राणु में रूपांतरण को ही क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक शब्द रहेगा स्पर्मिएशन, तो शुक्रजनक नलिका से शुक्राणु को मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें शुक्राणु का निर्माण और शुक्राणु का विकास। आगे जो है यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, शुक्राणु का रचना देख रहे हैं, शुक्राणु कैसा दिखता है। सबसे पहला तो ये माइक्रोस्कोपिक है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, मिलियंस की संख्या में होता है। मनुष्य के एक स्खलन में इसकी संख्या 200 से 300 मिलियन होती है ना, बहुत संख्या है। तो सबसे पहला तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हेड कहते हैं, ये वाला हिस्सा छोटा सा गैप है खाली यहाँ, तो ये नेक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा मिडिल पीस है, उसके बाद नीचे वाला पूरा हिस्सा जो है टेल कहलाता है। तो ऊपर वाला जो हेड है, हेड के ऊपर एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है, उसके बाद हेड के ऊपर एक टोपी लगा होता है, यह टोपी गोल्जी बॉडी से बना होता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर हैप्लॉइड अर्धगुणित गुणसूत्र की संख्या होगी, यानी कि 23 गो गुणसूत्र इसमें पाया जाएगा। ये वाला हिस्सा मध्य भाग जो है मिडिल पीस जो है, इसमें ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा जो कि ऊर्जा गृह का काम करता है, कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। टेल, इसकी पूंछ जो है इसे गति प्रदान करती है, इसके बीच में एक्सोनीम है ना। तो ये है हमारा गुणसूत्र का, ये क्या कहते हैं, शुक्राणु का रचना। ठीक है, ये हम लोग पढ़े। उसके बाद है एक चीज़ और हम लोग पढ़ते ही चलते हैं, वो क्या है, तो शुक्राणु के निर्माण में क्या कुछ है वो देख लेना है। देखो पहले एक चीज़ और छोड़ दिए, क्या छोड़े,
तो बता दिए कि एक वयस्क नर प्रतिदिन जो है 10⁻12 से 10⁻13 शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु 200 से 300 मिलियन। शुक्राणु में 60% एलाइव होता है, 40% जो है डेड होता है। शुक्राणु में सारा द्रव्य जब मिल जाता है, सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड, बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड, तो सब मिला करके उसको क्या कहते हैं, सीमेन कहा जाता है ना। स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड इक्वल टू क्या, सीमेन कहते हैं। अब एक चीज़ जान लेना है कि हार्मोन का नियंत्रण कैसे कैसे होता है हमारे शुक्राणु के निर्माण पर, इसको समझना है। जैसे ही युवावस्था में प्रवेश होता है पुरुष का, वैसे ही मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन GnRH का स्राव होता है। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम है इसका। तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है, अग्रपीयूष पर काम करता है। अग्रपीयूष से दो हार्मोन का स्राव होता है, ALH और क्या, FSH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH क्या करता है, सर्टोली कोशिका पर पहुंचता है और वहां पर ABP का स्राव करवाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये ABP क्या करता है, तो ये क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन को या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, एक ही चीज़ है दोनों, उसको शुक्रजनक नलिका में खींच करके ले आता है। यानी ABP का काम है शुक्रजनक नलिका के अंदर हमारा शुक्राणु के एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाना। दूसरा एक इनहिबिन का स्राव होता है, ये क्या करता है, ये FSH बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। जब स्पर्म बनना कम करना है तो इनहिबिन निकलेगा और ये FSH को रोक देगा, जिससे स्पर्म भी बनना रुक जाएगा। LH का क्या कार्य है, तो LH एल्लेडिक कोशिका पर काम करता है और एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रोजन नहीं स्रावित होगा तो हार्मोन का निर्माण, क्या कहते हैं, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि शुक्राणु का निर्माण कैसे कैसे होता है। क्वेश्चन खोजते जाइए, जहाँ समस्या है क्वेश्चन को खोजे, है ना, जो दिक्कत है पूछिए।